नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में किया गया है। मुख्यमंत्री इस मौके पर युवाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे और बता दें कि इससे पहले भी रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुके हैं और इन आयोजनों में युवाओं ने प्रदेश के विकास के संबंध में अपनी आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में युवा हित के अनेक बड़ी घोषणाएं भी की है। और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कहा गया है कि 2.5 घंटे तक इस बैठक जो चली है उसमें प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि सभी 90 सीटों पर दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के फॉर्मूले के बारे में बोलते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि उम्मीदवार में पार्टी के प्रति निष्ठा और जीतने की काबिलियत होनी जरूरी है। किसी भी प्रत्याशी के आवेदन पार्टी के बड़े नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि उम्मीदवारों को 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही टिकट के लिए आवेदन करना होगा। बता दें कि 15 अगस्त को आधी रात करीब 12:30 बजे तक चली कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, चुनाव समिति और पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और स्पीकर चरणदास महंत समेत समिति में शामिल 8 मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। बालोद पुलिस की गांजा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बालोद पुलिस को 2 गांजा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। आरोपी एक कार में गांजे की तस्करी के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 36 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2,52,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। तो गांजा तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी संदर्भ में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है 2 लोगों की, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कि गांजा तस्कर लगातार कई दिनों से कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस कई दिनों से खोजबीन कर रही थी और ऐसे में बालोद से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गांजा तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी है और एक के बाद एक पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। और इसी संदर्भ में देखिए 2 और गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कई दिनों से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गई हैं ये दोनों गांजा तस्कर। तो कार में ये दोनों घूम रहे थे। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस यहाँ पे चेकिंग करी थी, जिसके बाद से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ कई किलो गांजा भी बरामद कर लिया गया है। तो बता दें कि पुलिस कई दिनों से इनकी तलाशी कर रही थी और लगातार एक्टिव होते हुए गांजा तस्कर इलाके में दिख रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने खोजबीन और भी ज्यादा तेज कर दी और इसके बाद से पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। धीरे धीरे ये कार्रवाई आगे भी जारी है। ऐसे कई गांजा तस्कर है जो अभी भी इलाके में है, जिनको ढूंढने की कवायद पुलिस लगातार कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी की गिरफ्तारी हो जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में देखिए बालोद से ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस लगातार एक्टिव है, इसी बात का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेजी से आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। दूसरे क्षेत्रों की तरह कोरबा में भी आई फ्लू और कंजक्टिव वायरस नाम की बीमारी छाई हुई है। लगातार आई फ्लू
पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में पीड़ितों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हम हालत को देखते हुए अलर्ट मोड पर है, लेकिन बढ़ते हुए मरीजों की संख्या ने चिंता खड़ी कर दी है। तो आई फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है और यही मामला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। पूरे देश में पांव पसार रहा है और ऐसे में लगातार डॉक्टरों द्वारा कहा जा रहा है कि सावधानियां बरतें और जरूरत ना होने पर घर से बाहर ना निकले। स्कूल में भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास से कई मरीज ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं और ऐसे में बता दें कि आई फ्लू की दस्तक कई दिनों पहले दे चुकी थी और ऐसे में अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर चले गए हैं। उन्होंने बता दें कि कहा है कि जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले, अपने हाथों को बार बार अपने आंखों में ना डालें और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सावधानी बरतें। और यही कारण है कि स्कूलों में ज़्यादा केसेस निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, रहते हैं, जिसके कारण स्कूलों में ज़्यादा केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। दफ्तर में भी यही हाल है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आपको अगर आई फ्लू है तो दफ्तर ना जाए, स्कूल भी बच्चों को ना भेजे। तो आई फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है और ऐसे में अब समस्या एक और उत्पन्न हो गई है। बता दें कि पूरे देश में आई फ्लू की समस्या लगातार फैलती हुई नजर आ रही है, अब थोड़ी कम भी हो चुकी है और ऐसे में डॉक्टर लगातार सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। और बलौदाबाजार जिले के सुहेला ब्लॉक के सरसेनी गांव में पूर्व माध्यमिक शाला की महिला शिक्षिका ने अपने स्कूल में पढ़ रहे छात्र की दादी की डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग महिला के हाथ की हड्डी टूट गई। बता दें कि छात्र के दादी और हेडमास्टर के बीच जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों ने सुहेला थाने में FIR दर्ज करवा दी है। तो देखिए, दादी की पिटाई कर दी गई है और ऐसे में बता दें कि प्रमाण पत्र को लेकर ये पूरा मामला है और बहस चल रही थी। बहस के बाद मामला हाथापाई में तब्दील हो गया और जिसके बाद से महिला शिक्षिका ने पिटाई कर दी दादी की और दादी के हाथ की हड्डी टूट गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसे में केस जो है वो दर्ज हो चुका है सुहेला पुलिस स्टेशन में। आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। तो डंडे से मार के दादी का हाथ तोड़ दिया गया है। मामला काफी गंभीर है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल आगे कर रही है, खोजबीन कर रही है कि मामले की असलियत आखिर क्या है, क्यों इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि हाथापाई पे उतारू हो गए। तो बुजुर्ग महिला की डंडे से जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिटाई इतनी ज्यादा थी कि महिला की हाथ की हड्डी भी टूट गई है और ऐसे में प्लास्टर उनके हाथ पे चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में हो चुकी है। आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर चुकी है और ऐसे में बता दें कि प्रमाण पत्र को लेकर ये पूरी पिटाई की गई। पहले बहस चल रही थी, बहस के बाद मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि शिक्षिका ने दादी के ऊपर डंडे से पिटाई कर दी और यही कारण है कि हाथ टूट गया महिला का। और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हाथियों का उत्पात काफी बढ़ गया है। हाथियों की मौजूदगी से यहां के ग्रामीणों में काफी दहशत फैल गया है। लोग अब किसानी के कार्यों के लिए खेतों में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ताजा मामला अर्जुनी रेंज के जोंक नदी के पास की है, जहां खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए ग्रामीण पर आक्रामक हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य बुरी तरीके से घायल हो गया है। तो हाथी उत्पात मचा रहे हैं लगातार बलौदाबाजार में और ये तस्वीर निकल के सामने आई है। देखिए किस तरीके से ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर हाथी पीट रहे हैं और ऐसे में
काफी ज्यादा संवेदनशील एरिया बना हुआ है। लोग निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं और ग्रामीणों पर लगातार हाथी द्वारा हमला हो रहा है और इसलिए इलाके में अभी ये कहा गया है कि जरूरत ना पड़ने पर अब घरों से बाहर ना निकले। उत्पात काफी ज्यादा यहाँ पे हाथियों ने मचा रखा है। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर भी हमला हाथियों द्वारा हो रहा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अचानक से हाथी आ गया था जब खेत में ग्रामीण काम कर रहे थे और उनके पीछे दौड़ने लगा था। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा कर लिया जाएगा, हाथियों पर काबू पा लिया जाएगा। तो बता दें कि इस पूरे हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है तो वहीं एक ग्रामीण की मौत भी हो चुकी है और ऐसे में हाथी उत्पात यहां पे मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बालोद सिटी कोतवाली क्षेत्र के नयापारा वार्ड में एक 23 साल की महिला ने बीते रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच के दौरान मौके से एक सुसाइड नोट और एक मोबाइल फोन मिला है, जिससे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आत्महत्या करने वाली महिला का नाम आरती नेताम बताया जा रहा है। वहीं महिला एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। वहीं उसका पति एक निजी मेडिकल स्टोर्स में कर्मचारी के रूप में काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध ये मामला बताया जा रहा है। महिला ने किन कारणोंवश आत्महत्या की है इसका पता नहीं चला है। ढूंढने की कोशिश लगातार इसके पीछे का कारण किया जा रहा है और ऐसे में बता दें कि सुसाइड नोट और एक मोबाइल फोन भी मिला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पति की बात की जाए तो निजी मेडिकल स्टोर्स में काम करता था और ऐसे में महिला ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली है। बालोद की पूरी घटना है जहाँ की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके पीछे का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है और कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द कारणों का पता लगाया जाए। लेकिन अभी तक बता दें कि पति से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पति मेडिकल स्टोर में काम करता था, निजी मेडिकल स्टोर में कर्मचारी था और ऐसे में पुलिस मामले की जांच पड़ताल आगे कर रही है। केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में उद्यानिकी विभाग के मैत्री बाग में व्हाइट टाइगर के कुनबे में आए नए मेहमान 2 नर और एक मादा शावक का नामकरण कर दिया गया। इन नन्हे शावकों का नाम रुस्तमत, राणा और बाबी रखा गया है। बता दें कि एक कार्यक्रम में आम जनता के लिए इन्हें खोला गया। नन्हे शावकों ने पहली बार खुले में स्वयं को पाकर आनंद से खूब उछल-कूद करते हुए पर्यटकों का मनोरंजन किया। वहीं इन शावकों के पिता का नाम सुल्तान है। बता दें कि मैत्री बाग में 28 अप्रैल 2023 को व्हाइट टाइगर के 2 नर और एक मादा शावक का जन्म हुआ था। और छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले में मधुमक्खियों के काटने से एक किसान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय किसान अपने खेत में रोपा लगा रहा था। इस बीच एक पेड़ पर छत्ता लगाई मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद किसान बेहोश हो गया और इसके बाद परिजनों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और दुर्ग जिले में भी 15 अगस्त को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ के पुरई गांव के बच्चों ने अनोखी तरीके से तिरंगे को सलामी दी और आज़ादी का जश्न मनाया। बता दें कि पुरई गांव खेल गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये वही गांव है जहां छोटे से तालाब में तैराकी सीखकर बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्विमिंग प्रतियोगिताएं जीती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पुरई गाँव के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर तैरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी
और फ्लोटिंग स्विमिंग अकादमी के कोच ओम कुमार ओझा के नेतृत्व में इन बच्चों ने तालाब के बीच में तिरंगा लहराकर शानदार प्रदर्शन किया और आजादी के इस दिन को खास बना दिया। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और पुष्प अर्पित किया, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। वाजपेयी जी की आज उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उन्हीं की पॉलिसीज पे काम हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी, जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे, निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध, अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है। उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। इतना है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। जो पॉलिसी रही है, करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं, उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है, तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है, उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है।
हम के संस्थापक जीतनराम मांझी ने कहा है कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वो वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़ो हाथों लेते हुए कहा है कि खड़गे अहंकारी है, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या है। ऐसे में वो धार्मिक राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी बात करते हैं एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में। नीतीश जी को ये सोचने की जरूरत है कि वो अलग क्यों है। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वो उन लोगों के साथ है जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग करते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं। आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद करें। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को एक नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। तो देखिए, अब नेहरू मेमोरियल का नाम बदल चुका है और ऐसे में राजनीति दोनों तरफ से तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष लगातार इसको बड़ी कामयाबी बता रहा है और बड़ा कदम कह रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि पुरानी विरासत को अब बीजेपी बदलने का काम कर रही है और ऐसे में कांग्रेस महासचिव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है बीजेपी पर। ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना, नाम जरूर दीजिए ना। एक आध कोई नई चीज बनती है उसका नामकरण करें। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं कोई एप्रिसिएशन है सर। नहीं, देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। तो जयराम रमेश ने भी निशाना साधा है और ऐसे में राजनीति और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।